नमस्कार बच्चों, आज मैं क्लास 11th कक्षा 11वीं एवं बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इस वीडियो में हम बच्चों को व्यापारिक सौदों का, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और डेबिट क्रेडिट करने के नियमों पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ये आज हम देखते हैं कि हमारे अकाउंट्स में हम यहाँ पे 3-4 शब्दों का हमारा उपयोग होता है। यहाँ पर एक है लेखापाल, अकाउंटेंट। क्या शब्द है? लेखापाल, अकाउंटेंट। दूसरा लेखा बुक, अकाउंट्स बुक। तीसरा लेखाकर्म, अकाउंटेंसी। चौथा लेखांकन, अकाउंटिंग। ये 4 हमारे शब्द है, इंग्लिश के ए से और हिंदी के ले से स्टार्ट है। यहाँ पर अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है? तो ऐसा पर्सन या ऐसा व्यक्ति जो व्यापार में होने वाले व्यवहार को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का कार्य करता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अकाउंटेंट कहते हैं, लेखापाल कहते हैं। दूसरा शब्द उपयोग है बच्चों लेखा बुक, अकाउंट्स बुक। ऐसी डायरी या कॉपी या रजिस्टर जिसमें व्यापार में होने वाले सौदों को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उस बुक या डायरी या कॉपी को हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स बुक कहते हैं। अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंट्स बुक में जिन नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए, रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो करता है, रीड करता है, उसको फॉलो करता है, अनुपालन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? लेखाकर्म कहते हैं, अकाउंटेंसी कहा जाता है। और अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंट्स बुक में निश्चित नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए जो एक्टिविटीज की जाती है, जो क्रिया की जाती है, उस वर्क को ही अकाउंटिंग कहा जाता है, लेखांकन कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारे 4 शब्दों का हमारे अकाउंट्स में उपयोग होता है। अकाउंटेंट, ऐसा पर्सन जो बिजनेस में होने वाले व्यवहारों को, ट्रांजैक्शंस को लिखने का कार्य करता है, रिकॉर्ड करने का कार्य करता है। ऐसी बुक या डायरी या रजिस्टर जिसमें बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को निश्चित नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए रिकॉर्ड किया जाता है, उस बुक को हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स बुक कहते हैं। तीसरा शब्द हमने बताया अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी के अंतर्गत बिजनेस में नियमों का, बिजनेस में अकाउंट्स बनाने के हमारे कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं। तो उन नियमों और सिद्धांतों का रीड करना, अध्ययन करना और उसको फॉलो करना ही, अनुपालन करना ही क्या कहलाता है? अकाउंटेंसी कहलाता है। तो इस प्रकार अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंट्स बुक में निश्चित नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए जो हम एक्टिविटीज करेंगे, जो कार्य करेंगे, जो वर्क करेंगे, उस वर्क को ही हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे 3 शब्दों का अर्थ स्पष्ट है, अकाउंटेंट का, अकाउंट्स बुक का और अकाउंटेंसी का। चौथा शब्द जो हमारा अकाउंटिंग है उसका स्पष्ट नहीं है। तो हमको यहाँ पे वही पढ़ना है कि हमको क्या एक्टिविटीज करना है, क्या वर्क करना है, क्या कार्य करना है। तो बच्चों, यहाँ पे अध्ययन की दृष्टि से यहाँ पे अकाउंटिंग को 3 पार्ट में बांटा गया है, काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे जो हमारे नियम्स हैं, तो यहाँ पे 2 प्रकार की हमारे यहाँ पे मत हैं। एक है हमारे अकाउंटिंग के मत है, एक अंग्रेजी मत है जिसको हम परंपरागत विधि भी कहते हैं और ट्रेडिशनल मेथड्स कहा जाता है, और एक होता है अमेरिकन मत होता है। तो हम आपको बता रहे हैं ट्रेडिशनल सिस्टम से बता रहे हैं, परंपरागत विधि से बता रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी मत कहते हैं। उस मेथड्स को मैं आपको बता रहा हूँ। भविष्य में आपको मैं एसेट्स मेथड आपका अमेरिकन मत से भी अवगत कराऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले इस मत के अनुसार अकाउंटिंग को, लेखाकर्म को 3 पार्ट में बांटा गया है। हम ये कह सकते हैं पूरे बिजनेस को, पूरे व्यापार को, पूरे सौदों को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत लेखे। दूसरा है रियल अकाउंट, वास्तविक लेखे। और तीसरा है नाम मात्र लेखे, नॉमिनल अकाउंट। तो इस प्रकार पूरे अकाउंट्स को
तीन पार्ट में बांटा गया है रिकॉर्ड के अनुसार या रिकॉर्ड करने के आधार पर। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत लेखा, वास्तविक लेखा और नाममात्र लेखा। तो बच्चों यहां पर हम जो सौदे करते हैं, ट्रांजेक्शन होता है, तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारा ट्रांजेक्शन किसके साथ हो रहा है। हम जिसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, जिसके साथ हम लेन देन कर रहे हैं, उन सब व्यक्तियों को या जिनके साथ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उन सबको हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में शामिल करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा, तो हमारा ट्रांजेक्शन किसके साथ हुआ? राम से हुआ है। गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को माल बेचा, हमारा ट्रांजेक्शन किसके साथ हो रहा है? मोहन के साथ हो रहा है। कैश डिपॉजिटेड इनटू यूको बैंक, यूको बैंक में 10,000 रुपए जमा किया, हमारा ट्रांजेक्शन किसके साथ हो रहा है? यूको बैंक के साथ हो रहा है। फर्नीचर परचेज फ्रॉम टाटा स्टील, टाटा स्टील से हमने फर्नीचर खरीदे हैं, हमारा ट्रांजेक्शन किससे हुआ? टाटा स्टील से। इसका तात्पर्य यह है कि जिनके साथ व्यवहार कर रहे हो, जिसके साथ आप सौदा कर रहे हो, उसको हम कहां रखेंगे? व्यक्तिगत लेखे की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा हम देख रहे हैं रियल अकाउंट, वास्तविक लेखा। तो रियल अकाउंट्स में हम उसको शामिल करेंगे जिस आइटम का, जिस वस्तु का हम लेन देन कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उन सब आइटम्स को रियल अकाउंट की कैटेगरी में शामिल करेंगे, रियल अकाउंट में रखेंगे। जैसे मैंने कहा था कि पहला ट्रांजेक्शन कहा था राम से माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो यहां हमारा किस चीज का ट्रांजेक्शन हुआ? गुड्स का ट्रांजेक्शन हुआ। दूसरा मैंने कहा था गुड्स सोल्ड टू कमल, कमल को माल बेचे, तो हमारा ट्रांजेक्शन किस चीज का हो रहा है? गुड्स का हो रहा है। कैश डिपॉजिटेड इनटू यूको बैंक, यूको बैंक में 10,000 रुपए जमा किया, तो किस चीज का ट्रांजेक्शन हुआ? कैश का ट्रांजेक्शन हुआ। कैश रिसीव फ्रॉम नमिता, नमिता से 500 रुपए प्राप्त हुए, किस चीज का ट्रांजेक्शन हुआ? कैश का हुआ। फर्नीचर परचेज फ्रॉम टाटा स्टील, टाटा स्टील से हमने फर्नीचर खरीदे, किस चीज का ट्रांजेक्शन हुआ? फर्नीचर का ट्रांजेक्शन हुआ। तो जिस आइटम का आप व्यवहार कर रहे हो, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो, उन सब आइटम को, उन सब वस्तुओं को हम किस कैटेगरी में रखेंगे बच्चों? वास्तविक लेखा, रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। तीसरा हमने लिखे है नाममात्र लेखा, नॉमिनल अकाउंट। तो इस श्रेणी में उन सभी आइटम्स को शामिल किया जाता है जो बिजनेस को ऑपरेट करने पर या रन करने पर हमको कुछ एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं, कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। तो जो भी हमारे बिजनेस को रन करने से खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं और इनकम्स होती है, उस इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स को हम कहाँ रखते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स में रखते हैं। सिंपल एग्जांपल के रूप में भाई हमें बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए हमको क्या चाहिए? रोड पे खड़े होकर हम तो बिजनेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमको, आपको शॉप चाहिए, दुकान चाहिए। अगर हमारे पास दुकान है, शॉप है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें रेंट पे लेना पड़ेगा, तो उसका हमको रेंट पे करना पड़ेगा। हमको बिजनेस में सहयोग करने के लिए हमको किन की आवश्यकता है? हमको एक अकाउंटेंट की आवश्यकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है। तो क्या वो फ्री में सर्विस देगा क्या? नहीं, हमको उसे क्या देना पड़ेगा? सैलरी देना पड़ेगा। हमारे हाउस में, हमारे शॉप में इलेक्ट्रिक लगी हुई है, एसी लगा हुआ है, तो उसका क्या आएगा? इलेक्ट्रिक बिल आएगा। टेलीफोन्स लगा है तो उसका हमारा टेलीफोन्स बिल। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी बिजनेस को रन करने से, संचालित करने में जो भी खर्चे होंगे, जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे या जो भी इनकम्स होगी, उन सबको हम कहां शामिल करेंगे? नॉमिनल अकाउंट में शामिल करेंगे। तो इस तरह से बच्चों पूरे अकाउंट्स को ट्रांजैक्शन की दृष्टि से तीन पार्ट में बांटा गया है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत लेखा, वास्तविक लेखा, नाममात्र। व्यक्तिगत लेखे में हम उनको शामिल करेंगे जिनके साथ हम आदान प्रदान कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। सेकंड कैटेगरी में हम किसको रखेंगे? जिस आइटम का हम क्या कर रहे हैं, हम जिस आइटम्स का लेन देन कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, उसको रखेंगे। तीसरे नॉमिनल अकाउंट में किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो भी खर्चे किए जाएंगे, तो किसमें आएगा बच्चों? नाममात्र। तो पहले में पर्सनल में जिनके साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, रियल में जिस आइटम का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, और नॉमिनल में जिस बिजनेस को ऑपरेट करने में होने वाले खर्चे। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा तीन भागों में बटा गया है। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल अकाउंट के संबंध में, व्यक्तिगत लेखे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने कहा कि व्यक्तिगत लेखे में पर्सनल अकाउंट हम किनको शामिल करते हैं? जिनके साथ हम लेन देन कर रहे हैं।
जिस पक्ष के साथ हम आदान प्रदान कर रहे हैं उस पक्ष को हम कहाँ रखेंगे, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे। इसको भी हम अध्ययन की दृष्टि से 3 पार्ट में बांट दिए हैं। एक है स्वाभाविक प्राकृतिक व्यक्तिगत लेखा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा है कृत्रिम व्यक्तिगत लेखा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा है हमारा प्रतिनिधि व्यक्तिगत लेखा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इस प्रकार से हम पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरी में बांटे हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। स्वाभाविक व्यक्तिगत लेखा, कृत्रिम व्यक्तिगत लेखा और प्रतिनिधि व्यक्तिगत लेखा। तो नेचुरल व्यक्तिगत लेखे में हम उन पर्सन को शामिल करेंगे जो गॉड गिफ्टेड है, भगवान के द्वारा बनाए गए। अब इसके पहले मैं एक और ये बता दूं, पहले मैं समझ लें कि नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस है। नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो भगवान के द्वारा बनाए गए होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो नेचुरल कहलाता है। और आर्टिफिशियल क्या कहलाता है, मैन मेकिंग, मानव के द्वारा तैयार की गई कोई भी वस्तु, कोई भी चीज क्या कहलाती है, मैन मेकिंग कहलाती है, मानव के द्वारा आर्टिफिशियल कहलाती है। तो हमने मान ली एग्जांपल के रूप में बच्चों, हमने बगीचे से गए, वहां से एक गुलाब का फूल ला के हम आपको दिखाया, तो आपने पूछा ये फूल कैसा है, तो आप कहते हैं नेचुरल है। हमने कपड़े से बने हुए फूल को, प्लास्टिक के बने हुए फूल को हमने आपके सामने दिखाया, बच्चों ये फूल कैसा है, तो आप कहते हो आर्टिफिशियल है। क्यों? क्योंकि उस फूल का निर्माण मानव ने किया। तो ठीक उसी प्रकार बच्चों, जिनके साथ हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है वो रियल में, वास्तव में, स्वाभाविक रूप से वो नेचुरल है, नेचुरल पर्सन है, जिसमें सभी हमारे क्या आ जाते हैं, मानव आ जाते हैं। ऐसे मानव जो हाड़ मांस के बने हो, जिनके शरीर में ब्लड का फ्लो हो रहा हो, शरीर में रक्त का प्रवाह हो रहा हो, वो सब व्यक्ति क्या कहलाते हैं, नेचुरल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, इसमें है राम, श्याम, मोहन, रॉबर्ट, करीम, गीता, सीता आदि। मतलब एनी नेम्स, चाहे वो क्या हो सकते हैं, मानव कहलाएंगे, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी पर्सन हो जिसके साथ हम सौदा कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उन सब व्यक्तियों को जो नेचुरल है वो स्वाभाविक लेखे में। आर्टिफिशियल, मैन मेकिंग, मतलब ऐसे लेखे जो वास्तव में मानव नहीं है, लेकिन उनका निर्माण एक व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति के समूह के द्वारा, ग्रुप के द्वारा किया गया है। उन सबको हम कहाँ रखेंगे बच्चों, आर्टिफिशियल, कृत्रिम व्यक्तिगत लेखे में शामिल करेंगे। जैसे बैंक, जितने भी बैंक है, क्या बैंक, तो बैंक क्या व्यक्ति है, नहीं है, है ना। बैंक का निर्माण किनके द्वारा किया गया, मानव के द्वारा। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 10 व्यक्ति मिलकर के बैंक को प्रारंभ कर सकते हैं। तो जितने भी बैंक है, देना बैंक है, यूको बैंक, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, जितने भी बैंक्स हैं, सब बैंक किसमें आएंगे बच्चों, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ठीक उसी प्रकार जितनी भी कंपनियां हैं, क्या है, जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो भिलाई स्टील प्लांट हो, रिलायंस कंपनी हो, बजाज कंपनी हो, टाटा कंपनी हो, जितनी भी कंपनियां हैं, इन कंपनियों का निर्माण भी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के द्वारा किया गया। उसी प्रकार जितने भी हमारे फर्म है, क्लब है, स्कूल्स है, कॉलेज है, तो सरकारी विभाग है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, सिंचाई विभाग है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी शासकीय विभाग है, अगर हमारा ट्रांजेक्शन बैंक के साथ हो रहा है या कंपनी के साथ हो रहा है या किसी संस्था के साथ हो रहा है या किसी फर्म के साथ हो रहा है, तो उन सब को हम एज ए पर्सन मान करके, एक व्यक्ति मान करके उसके साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन वो वास्तव में व्यक्ति नहीं है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं, कृत्रिम व्यक्तिगत लेखा कहते हैं। तीसरा आता है बच्चों प्रतिनिधि व्यक्तिगत लेखा, रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट। ऐसे लेखे जो अपने आप में व्यक्ति नहीं है, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति विशेष का रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल देने के पूर्व में आपको थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में आऊंगा, इतिहास में आऊंगा। तो बच्चों इससे पहले हम यहाँ पे आएंगे लेखांकन में, तो हमारे अकाउंटिंग बनाने के कुछ सिस्टम्स हैं। तो अकाउंटिंग बनाने के यहाँ पे 3 सिस्टम्स है। आपका है डबल एंट्री सिस्टम,
दोहरा लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम, इकहरा लेखा प्रणाली और भारतीय बहीखाता प्रणाली इंडियन सिस्टम। आज भारत में 3 सिस्टम से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। तो अभी बच्चों हम जो पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ रहे हैं। इस डबल अकाउंट सिस्टम में हमेशा 2 पक्ष होते हैं, 2 साइड होते हैं, एक पाने वाला होगा तो एक देने वाला होगा, एक के पास आ रहा होगा तो दूसरे के पास जा रहा होगा, एक को प्रॉफिट हो रहा होगा तो दूसरे को लॉस हो रहा होगा। जब तक 2 पक्ष नहीं होते डबल अकाउंट सिस्टम हमारा कंप्लीट पूर्ण नहीं होता है। तो हम डबल अकाउंट सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो इस डबल अकाउंट सिस्टम का हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं। तो इस डबल अकाउंट सिस्टम के हमारे जनक हैं लुकास पेसिओली। इनके हमारे जो अकाउंट्स हैं उनके गॉडफादर है लुकास पेसिओली। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के वेनिस शहर से थे। कहाँ से थे ये? इटली के वेनिस सिटी से थे। और इन्होंने सन 1494 में इन्होंने अपनी प्रथम ग्रंथ लिखी थी, प्रथम बुक लिखी थी, डी कंप्राइज इलेक्ट्रिस सेक्रीफाइस रूल्स करके। इस ग्रंथ में इन्होंने अकाउंट्स का सर्वप्रथम उल्लेख किया था, इसलिए हम इनको क्या मानते हैं? हमारे अकाउंट्स के गॉडफादर मानते हैं, जनक मानते हैं। और इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंपलसरी आता है कि आप दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है? तो लुकास पेसिओली। इन्होंने कब इनकी खोज की थी? तो 1494 में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, तो एक नेक्स्ट प्रश्न कंपलसरी आता है। तो बच्चों इन्होंने जो हमारे लुकास पेसिओली जी थे उन्होंने क्या किया? इन्होंने अकाउंट्स की खोज की और अकाउंट्स को ऐसे हम क्या मानते हैं? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मानते हैं, गणित मानते हैं। तो जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम माना जाता है, गणित माना जाता है, हमें ये मालूम है कि गणित का अपना कोई ना कोई फार्मूला होता है। बिना फार्मूले के आज तक कोई भी गणित नहीं बन पाता है। तो अकाउंट्स को भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोला हो गया, तो इसका भी कोई ना कोई गणित होगा, कोई ना कोई फार्मूला होगा, कोई ना कोई सूत्र होगा। तो लुकास पेसिओली ने इसका फार्मूला जो बताया है, इन्होंने अकाउंट्स को 3 पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में बांटे इन्होंने? 3 पार्ट में, शीर्षक, हेडिंग और 2 साइड में लिया इन्होंने बायां पक्ष और दायां पक्ष, राइट साइड और लेफ्ट साइड। 3 पार्ट में बांटा इन्होंने, शीर्षक, हेडिंग, लेफ्ट राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो हेडिंग में इन्होंने कहा कि आप जिसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जिसका हम लेखा बना रहे हैं, वो हमेशा कहाँ रहेगा? हेडिंग में रहेगा, शीर्षक में रहेगा। और जो शीर्षक में रहेगा आप हम उसको न तो राइट साइड में लिखेंगे न तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे। क्लियर? अब हमारे सामने था बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो इन्होंने लुकास पेसिओली ने जो पर्सनल अकाउंट जो बताए थे, इनका इन्होंने नियम बताया। इन्होंने नियम बताया पर्सनल अकाउंट का कि पाने वाले को राइट साइड में रखिए और देने वाले को लेफ्ट साइड में रखिए। इन्होंने क्या फार्मूला बताया? रिसीवर को कहां रखिए बोल रहा है ये? राइट साइड में, और गिवर्स को कहां रखने बोल रहा हो? लेफ्ट साइड में। अब जैसे ही हमने सबने ठीक कहा, मुंडी लाया, ओके। अब जैसे ही हमने क्या किए? हमने प्रश्न किए कि भाई राम से माल खरीदा। पहला ट्रांजेक्शन हमने किया, क्या था? राम से माल खरीदा, गुड्स परचेस फ्रॉम राम। तो राम के साथ हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो राम जो है, हाँ, तो हमने ट्रांजेक्शन था बच्चों हमारा, मतलब राम से माल खरीदा। तो राम से हम माल खरीदे हैं, तो गुड्स परचेस फ्रॉम राम। तो हमको ये देखना है कि राम जो है माल पाने का काम कर रहा है कि देने का काम कर रहा है। तो राम क्या कर रहा है? राम से माल खरीदे हैं तो राम देने का काम कर रहा है, तो देने वाला हुआ, गिवर्स हुआ। तो देने वाले को कहां बैठा दिया अपन ने? दाएं पक्ष में लिख देंगे, राम। ठीक उसी प्रकार बोलता है श्याम को माल बेचा। तो श्याम यहां माल पाने का काम कर रहा है कि देने का काम कर रहा है? पाने का काम कर रहा है। तो श्याम कहां बैठेगा? बाएं पक्ष में बैठेगा। ठीक उसी प्रकार हमको कहता है कि गीता से नगद प्राप्त हुए। तो गीता से हमको नगद प्राप्त हो रहा है, तो गीता पाने का काम कर रही है कि देने का काम कर रही है? देने का। तो देने वाले को कहां बैठा दो? क्रेडिट में, अपना दाएं पक्ष में। फिर देना बैंक में नगद जमा किए, तो देना बैंक पाने का काम कर रही है कि देने का काम कर रही है? पाने का। तो देना बैंक कहां आ गया? बाएं पक्ष में। ठीक उसी प्रकार बोलता है टाटा स्टील से हमने फर्नीचर खरीदे, तो टाटा स्टील फर्नीचर पाने का काम कर रही है कि देने का? देने का। तो टाटा स्टील कहां गई? तो इस प्रकार बच्चों हमने देखे कि जो रिसीव करता है,
जो पाने का काम करता है उसको बाएं पक्ष में लिखिए, जो देने का काम करता है उसको दाएं पक्ष में लिखिए। अब यहाँ पे एक सबने हाँ मुंडी हिला है, जैसे आप भी हिला रहे होगे, लेकिन यहाँ दाएं और बाएं में, लेफ्ट और राइट में 99% लोगों को क्या है, कंफ्यूजन। तो आज से 500 साल पहले भी लुकास पेसिओली के सामने कंफ्यूजन आया कि भाई दाएं और बाएं करने से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, गलत साइड में लिख दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, दाएं बाएं को हटाने के लिए उन्होंने को इसका नाम देने का प्रयास किया। तो जो व्यक्ति जहां रहता है, तो हमारा जो इटली जो है क्रिश्चियन कंट्री है, जिस प्रकार हमारा इंडिया है, क्या कंट्री कहते हैं इसको, हिंदू कंट्री कहते हैं, पाकिस्तान है, सऊदी अरब से इसको क्या कहते हैं, मुस्लिम कंट्री कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इटली जो है क्रिश्चियन कंट्री है, यहाँ की ज्यादा से ज्यादा 90% पॉपुलेशन क्या है, क्रिश्चियन है। तो जो व्यक्ति जिस देश में रहता है उसका खान पान, बोलचाल, भाषा भी क्या रहती है, उसी प्रकार की रहती है। तो अब ये क्रिश्चियन समाज कैसे से थे, तो इनके मुंह से उस समय इस साइट का नाम क्या निकल गया, पहले पक्ष का नाम निकल गया डेबिट और दूसरे पक्ष का नाम निकल गया क्रेडिट। तो बच्चों यहां पर ये जो डेबिट और क्रेडिट है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। वैसे यहां पे क्रेडिट का मीनिंग उधार होता है, लेकिन इस क्रेडिट का उधार, तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, लुकास पेसिओली को उनको दो नाम देना था, तो उनके मुंह से क्या निकल गया, पहले साइड का नाम क्या निकल गया, डेबिट, और दूसरे साइड का नाम क्या निकल गया बच्चों, क्रेडिट। तो यहाँ डेबिट क्रेडिट का अपना कोई मीनिंग नहीं है, ओनली फॉर नेम ऑफ टू साइड। पहले पक्ष का नाम डेबिट, दूसरे पक्ष का नाम उन्होंने क्या दे दिया, क्रेडिट, जिसको शॉर्ट में क्या कहा गया, डीआर, और इसको शॉर्ट में क्या कहा गया, सीआर। ये हमारा अकाउंट जो है पूरा डेबिट क्रेडिट के आसपास गुजरता है। जिस प्रकार प्लस माइनस होता है उसी प्रकार हमारे यहाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पे उनको क्या चाहिए था, दो साइड का नाम चाहिए था, पहले साइड का नाम डेबिट, दूसरे साइड का नाम क्रेडिट। अब तो इस तरह से बच्चों कि अब हमारा नियम बन गया कि पाने वाले को डेबिट कीजिए और देने वाले को क्रेडिट कीजिए। अब हमारी समस्या हल हो गई। जिसके साथ आपको सौदा होगा, अगर वो पाने का काम कर रहा होगा तो उसको आप डेबिट साइड में रखिए, और जिसके साथ आपका सौदा होगा अगर वो देने का काम कर रहा है तो उसको कहाँ रख दीजिए, क्रेडिट। इस प्रकार आपका कंफ्यूजन क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से यहाँ पे स्वामी, जब व्यापार का स्वामी होता है, जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, ओनर कहलाता है। तो ओनर का अकाउंट्स बन रहा है, इसलिए हमेशा ओनर कहाँ बैठेगा, हेडिंग में। जैसे मान लो इसका राजेश है, तो राजेश ने 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे राजेश क्या हो गया, ओनर हो गया। तो राजेश कहाँ बैठेगा, हेडिंग में। राजेश को हम ना तो डेबिट करेंगे ना तो क्रेडिट करेंगे। तो अब यहाँ बोलता है राजेश ने 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमने आपको अकाउंटेंट बना दिए, और आपको एक ही नियम मालूम है कि पाने वाले को डेबिट कीजिए, देने वाले को क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ राजेश जो है बिजनेस को 1 लाख रुपए दे रहा है कि पा रहा है, तो क्या कर रहा है, दे रहा है। तो देने वाला है, तो देने वाले को कहाँ बैठा देंगे, क्रेडिट में। लेकिन हमारा नियम गलत हो गया, क्योंकि हमने राजेश को कहाँ बैठा के रखे हैं, हेडिंग में। तो अब राजेश के बदले में क्या लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट, पूंजी लेखा। इसका मतलब यह है जब कभी भी व्यापार का स्वामी व्यापार में धन संपत्ति पैसा लगाएगा तो स्वामी का नाम नहीं लिखा जाएगा, उसके बदले में क्या लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट, पूंजी लेखा। तो ये कैपिटल अकाउंट जो होता है ओनर का रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए प्रतिनिधि पूंजी खाता कहलाता है, पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट कहलाता है। ठीक उसी प्रकार अगर राजेश अपने पर्सनल यूज के लिए घर से धन संपत्ति पैसा निकालता है तो उस समय मालिक का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि पाने वाला है। तो पाने वाले की जगह में राजेश आ रहा है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स, आहरण लेखा। तो इस तरह से जो आहरण लेखा, ड्राइंग्स अकाउंट भी हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। ये दोनों अकाउंट्स स्वामी का क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों इस तरह से नियम है, पाने वाले को डेबिट में कीजिए, देने वाले को क्रेडिट में कीजिए। तो ये तो था क्या बच्चों, व्यक्तिगत लेखे कॉन्सेप्ट था, व्यक्तिगत लेखे का नियम था। अगले वीडियो में हम इसके सेकंड अकाउंट के बारे में बताएंगे, वास्तविक लेखा और नाममात्र लेखा के बारे में। तो अगला वीडियो आप जब देखेंगे तो आपका पूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अगले वीडियो को। और बच्चों इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।